हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज फिजिक्स का महामैराथन क्लास होने वाला है, यानी 1 से लेकर 6 चैप्टर का हम ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में देखिए 1 से लेकर 6 चैप्टर तक करवा देंगे। इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी में से रहेगा, इतना पूरा गारंटी है। तो 1 से लेकर हम 6 चैप्टर तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वो पूरा क्लियर कर लेंगे। लगभग यह 2 घंटे का क्लास होने वाला है। 2 घंटे का क्लास होगा जिसमें हम 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। तो आप लास्ट तक रुके रहिएगा। 2 घंटे का क्लास होगा, 2 घंटे में आपका ये क्लियर करा देने वाले, इसे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम अब देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से देखेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और उसके बाद चैप्टर नंबर 3, और इसी प्रकार से हम 6 चैप्टर तक का हम देखने वाले हैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम अब देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि देखिए चैप्टर नंबर 1 से है। ये चैप्टर नंबर 1 से पहले हम देखेंगे, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 तक पूरा हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कर देंगे। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। मैराथन क्लास होने वाला है, इसलिए एक बार शेयर तो बनता है, एक बार शेयर कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए ये सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, कि सतह के लंबवत होती है, कि सतह का स्पर्शी होता है, कि सतह के 45 डिग्री पर होता है? बताइए। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है? और तीव्रता जो होती है वह सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, यानी बी वाला आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न जो है ये 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन है जो सदिश राशि है? आपको यही बताना है कि सदिश राशि कौन है इनमें से। तो ये देखिए, ए में आवेश, बी में धारिता, सी में विद्युतीय क्षेत्र और डी में की विद्युतीय धारा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, और कमेंट में आंसर भी लगाते हुए आप चल सकते हैं, नहीं तो अब ऐसे भी चल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न है कि देखिए कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु द्विघु को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विघु को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वह क्या होता है? W = PE 1 - cos थीटा, या फिर W = PE tan थीटा, या सी में दिया हुआ है कि W = PE sec थीटा, डी में नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए वाला आंसर, यानी W = PE 1 - cos थीटा, ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न में है कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है बता दीजिए एक बार। केंद्रीय बल है कि विद्युतीय बल है, यानी दोनों ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए क्या हो जाएगा कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है एक और बताएंगे। तो कूलम्ब बल जो होता है वह दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों, केंद्रीय बल भी और ये विद्युतीय बल भी होता है, यानी सी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। 1 कूलम्ब आवेश कितने के बराबर होता है? 3 × 10⁹ ESU के, बी में है कि 9 × 10⁹ ESU की, सी में है कि 8.85 × 10⁻⁻12 ESU की, कि कोई नहीं? बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 × 10⁹ ESU के ये बराबर होता है, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर में है कि आवेश के, ये देखिए प्रश्न क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का क्या मात्रक होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, कि कूलम्ब प्रति मीटर, कि कूलम्ब मीटर? बता दीजिए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसके पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ये वाला आंसर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न जो है वो 7 नंबर में है कि
जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या करता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है यानी उसको चार्ज देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या करेगा, उसका द्रव्यमान क्या करेगा, वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इसको कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, बढ़ेगा भी और घटेगा, यानी डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब, वोल्ट मीटर कि कूलम्ब प्रति न्यूटन। बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, यानी बी वाला आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न में है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा, 0 होगा कि आपका ये क्यूब होगा कि माइनस क्यूब होगा कि 3 क्यूब होगा, क्या होगा, तो ये वाला होगा आपका Q, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 1000 बूंदें समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी 50 माइक्रोफैराड कि 100 माइक्रोफैराड कि 20 माइक्रोफैराड कि नॉन। बताइए क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 50 माइक्रोफैराड, ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है ये, देखिए 1 नंबर में है कि यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों गोलीय की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश सुरक्षित रहेगा, ऊर्जा एवं आवेश दोनों सुरक्षित रहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपका पूरा फिजिक्स का तैयारी आज हम करवा देने वाले हैं। लास्ट तक आप लोग सभी से निवेदन है कि बने रहिएगा और आपका 11-9 प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला बी वाला आंसर, यानी दोनों का आवेश सुरक्षित रहता है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 12 नंबर में है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है कि कहीं सुरक्षित तथा कहीं असुरक्षित होता है कि इनमें से कोई नहीं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह सुरक्षित होता है, क्या होता है, सुरक्षित होता है, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, 4, 3, 5 या 6। बता दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी वो 4 की आवश्यकता होती है, ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो 14 नंबर प्रश्न है कि 15 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र को 20 kV एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा, 3 kg या 10 kg कि 100 kg कि 5 kg, क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। ये ए वाला आंसर जो होगा ये 3 kg ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है वह 15 नंबर में है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान कितना होगा, 3 माइक्रोफैराड कि 27 माइक्रोफैराड, 19 माइक्रोफैराड कि 18 माइक्रोफैराड। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता हुआ 9 माइक्रोफैराड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए, परिणामी धारिता का मान कितना होगा यह बताइए। तो ये आपका 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यह 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो ये 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि यह सिर्फ घट जाएगा, यह बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, सिर्फ घट जाएगा। ये आपका कन्फर्म है कि सिर्फ घटेगा ही, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर में है कि 17वां प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बता दीजिए एक बार। वेबर होता है कि NM स्क्वायर C इनवर्स स्क्वायर होता है कि N/M होता है कि M²/S होता है। कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर होता है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर जो 18वां प्रश्न का है कि यदि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि 2 माइक्रो कूलम्ब है जो आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाए तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु के बीच की विभवांतर कितनी होगी। ए में है 10, बी में है 5, बी में 15, सी में है 21 और डी में है 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये 10, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। 2 जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो एक दूसरे को किस कोण पर काटेंगे, 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, या नहीं काटती है। तो वो क्या करती है, ये जो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वह एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की। धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है 1, इन्फिनाइट, 0 या -1। तो वह कितना होता है, वो होता है आपका इन्फिनाइट, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर जो है सबसे फिजिक्स का ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया एक से। अब चलिए दूसरा का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि द्रव की एक बूंदे को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। बढ़ती है प्रवृत्ति क्या करती है, बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वह क्या करती है, यानी द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होगी वह क्या करेगी, तो वह सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या करती है, घट जाती है, यानी बी वाला आंसर जो आपका होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर जो 2 नंबर प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा। ए में दिया हुआ है कि Q प्रति एप्सिलॉन नॉट, और बी में कि Q एप्सिलॉन नॉट, और सी में अनंत, और डी में 0। तो 2 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, क्या होगा, भीतर का विभव 0 होगा, या धनात्मक और समरूप होगा, कि धनात्मक और समरूप होगा, कि ऋणात्मक और समरूप होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा वह होगा धनात्मक और समरूप, क्या होगा, धनात्मक और समरूप होगा, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब देखिए ये 4 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इसने क्या कि स्थितिज ऊर्जा क्या करी, यानी अगर समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे के, समझ लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे के एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं। जब नज़दीक आते जा रहे हैं तो क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें घट रही है, ये बढ़ रही है, अपवर्तित रहती है, या अनिश्चित रहती है। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आएगा तो वह स्थिति घट जाएगी, क्या करेगी, वह घट जाएगी, यानी ए वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन है अब उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाया जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी, घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, या 0 हो जाती है। तो क्या करती है, वह बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो वह बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास आ रहा है तो वह घटेगी, याद रखिएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए, अगला प्रश्न है जो 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न में कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी, कि अनिश्चित रहेगी। बता दीजिए कमेंट में इसका जवाब बताइए, क्या करेगी, वो आपका बढ़ेगी, यानी ए वाला आंसर करेक्ट आंसर। वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ने वाला घटने वाला क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए इसको भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है।
और चलिए अगला प्रश्न पर 7 नंबर प्रश्न है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या करेगी। साबुन के एक बुलबुला है को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या करेगी, घटेगी, बढ़ेगी, अपवर्तित रहेगी और निश्चित रहेगी। क्या करेगी उसकी त्रिज्या जो होती है वह बढ़ती है। क्या करती है, बढ़ती है, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए। अगला प्रश्न जो है 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है। कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है कि कार्य नहीं होता है। क्या होता है, तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कार्य नहीं होता है, कोई भी कार्य होता ही नहीं है, यानी डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर की, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभवी तल क्या होगा। अगर यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र है जो x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल क्या होगा, एक्स वाई तल में कि वाई जेड तल में कि एक्स जेड तल में कि कहीं भी हो सकता है। क्या होगा, तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ये वाई जेड की तल की दिशा में होता है, वाई जेड की तल की दिशा में, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होता है। इस सब प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। और 10 नंबर प्रश्न के देखिए, चैप्टर वाइज कराने का ये फायदा होता है कि पूरे चैप्टर से ही आपका क्लियर हो जाता है, जितना भी चैप्टर से ऑब्जेक्ट रहता है पूरा क्लियर हो जाता है। वैसे VBI जो प्रश्न होते हैं वो तो हम करवाते ही है, लेकिन चैप्टर वाइज इसलिए करवाते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए ये 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं कि विभव शून्य होता है, और विद्युतीय क्षेत्र नहीं कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है कि दोनों ही अनंत होते हैं। तो क्या होते हैं बताइए। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होते हैं, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि डिवाई मात्रक होता है। डिवाई किसका मात्रक होता है, आवेश का, विभव का, विद्युत द्विगु आघूर्ण का कि इनमें से कोई नहीं। डिवाई किसका मात्रक होता है, तो डिवाई आपका विद्युत द्विगु आघूर्ण का मात्रक होता है, विद्युत द्विगु आघूर्ण का, यानी सी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है, उसी संबंध को आपको बताना है। E = -dV/dx की E = dV/dx की V = dE/dx की V = -dE/dx क्या होता है। 12 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा। तो वे E = -dV/dx होता है, यानी ए वाला आंसर इसका होता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर और 13 नंबर प्रश्न है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य क्या होता है। तो इसका महत्तम कार्य जो होता है वह 2PE होता है, यानी 2PE। ए वाला आंसर ये वाला होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो 14 नंबर प्रश्न है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या हुई। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होती है। ए में है कि 0 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। ये 15 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न कि किसी बिंदु x y z मीटर में परविद्युत V = 4x विभव वोल्ट है। बिंदु 1m × 2 में पर विद्युत क्षेत्र पर तीव्रता वोल्ट मीटर में है, तो क्या होगा, यह 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा कि 8 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा कि 16 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश कि 16 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा। तो क्या होगा, ये जो होगा ये 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा, यानी ए वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है कि 1:2 होता है कि 1:1 होता है कि 2:3 होता है। तो क्या होता है अनुपात में, तो ये 2:1 होता है, यानी ए वाला आंसर इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है
और यह अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, क्या कारण है? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की उपरोक्त बी और सी दोनों। बताइए कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। तो किसी भी वस्तु है उस पर आवेश का कारण एक ही होगा, वह होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसका कारण होता है, यानी सी वाला आंसर इसमें दिया हुआ है। और आपका 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? N/C, VM या उपरोक्त दोनों, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बताया जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 18 जो प्रश्न है इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी ये आपका VM भी होता है और N/C भी होता है, यानी दोनों होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, दो संधारित्र है जिसमें प्रत्येक यानी दोनों की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? 2C या फिर C/2 या 1/2C क्या होगी? ये 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा C/2। C/2 यानी आपका ये दिया हुआ है, C वाला आंसर में दिया हुआ है। और चलिए यह 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, यदि कई संधारित्र उपलब्ध है, उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उन्हें कहाँ जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए कि मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं? उसे कहाँ जोड़ना चाहिए? तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर में है और 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक है जूल, कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम कि कूलॉम प्रति जूल। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं जो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁸ जूल कि 2.6 × 10⁻⁻19 जूल या फिर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल कि 2.6 × 10⁻⁻18 जूल। क्या होता है ये? 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न जो 23 नंबर में है कि विभव प्रवणता की इकाई होती है। विभव प्रवणता की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, वोल्ट कूलॉम या न्यूटन मीटर। बता दीजिए क्या होगा कि 23 नंबर प्रश्न है इसका होगा वोल्ट प्रति मीटर, यानी ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर तो चलिए अब अगला प्रश्न 24 नंबर की विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या है? विद्युत धारिता का विमीय सूत्र ml इनवर्स स्क्वायर टी क्यू और ए स्क्वायर, या फिर बी में दिया हुआ कि एम इनवर्स एल स्क्वायर और टी इनवर्स 4 या फिर ए स्क्वायर। तो बता दीजिए क्या होगा। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 और ए स्क्वायर, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये डी नहीं होगा, ये आपका बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कुल कार्य क्या होगा? PE/2 या फिर PE या 2PE या 0 क्या होता है? किया गया कार्य जो होगा वो होगा PE, यानी बी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर तो चलिए चलते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि यह गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो इसकी विद्युत धारिता होगी। यह गोलाकार चालक की त्रिज्या है जो 9 मीटर है, तो इसकी विद्युत धारिता क्या होगी? 10⁻9 फैराड या फिर 9 × 10⁻9 फैराड या फिर 9 × 10⁻9 फैराड या फिर 10⁻⁹ फैराड क्या होगा? ये 26 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर 10⁻9 फैराड होता है, यानी डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर प्रश्न में है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी कितना होगी? 5.0 × 10⁻³ जूल, 0.5 × 10⁻³ जूल, 0.5 × जूल या फिर 5.0 जूल। क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर, यानी 5.0 × 10⁻³ जूल।
और चलिए यह 28वां प्रश्न है कि क्या हम किसी एक फैराड धारिता वाले चालक को किसी अलमारी तथा कमरे में रख सकते हैं? ए में हाँ, बी में नहीं, सी में कह नहीं सकते और डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो रख सकते हैं नहीं, तो ये हम नहीं रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं। यानी क्या हम किसी एक फैराड धारिता वाले चालक को अलमारी में नहीं रख सकते हैं। तो ये आपका जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 था, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 था, यह भी समाप्त हो गया। और चलिए हम चैप्टर नंबर 3 को अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 को देखना, चलिए चैप्टर नंबर 3 को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 × 10⁻19 या फिर 3 × 10⁻20 कि 5.2 × 10⁻19 या 9 × 10⁻20। बता दीजिए किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻19 होगी, यानी ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी चालक तार का क्षेत्रफल जो है वह क्या है? किसी चालक क्षेत्रफल पर उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है कि शून्य होता है। क्या परिवर्तन पड़ता है? तो वह बढ़ जाता है, बढ़ता है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि 3 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻7 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रयोगिता ताप पर तार के पदार्थ के प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ए में 2.0 × 10⁻9 क्या ओम मीटर, और बी में कि 3.0 × 10⁻7 ओम मीटर, सी में 3.0 × 10⁻9 ओम मीटर और डी में कि 2.0 × 10⁻7 ओम मीटर। तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला, यानी 2.0 × 10⁻7 ओम मीटर। डी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो 4 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति क्या है? कि विद्युत शक्ति, विद्युत धारा तथा विभवांतर में संबंध बताइए। P = V/I या P = VI या I = PV या फिर I = PV²। तो क्या होता है? 4 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर P = VI होता है, VI यानी बी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न में है कि 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? 3.6 × 10⁻7 जूल या 4.6 × 10⁻7 जूल या 3.6 × 10⁻6 जूल या 4.6 × 10⁻6 जूल। बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? तो ये 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट होती है, वाट होती है, न्यूटन होती है या फिर जूल होती है। विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वह होती है वोल्ट होती है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर और 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, शून्य होता है। क्या करता है? तो वे जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। देखिए अब अगला प्रश्न है 8 नंबर और 8 नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस रक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह किस रक्षण पर आधारित है? पहला जो नियम है वह आवेश रक्षण पर आधारित है और दूसरा किस चीज़ पर है? संवेग पर, ऊर्जा पर या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा है वो ऊर्जा पर आधारित है, यानी यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम है वह ऊर्जा पर आधारित है और पहला नियम जो है ये आवेश रक्षण पर आधारित है। इसमें आपको याद करके रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर और 9 नंबर प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है 2800 सेल्सियस या फिर आपका 2000 सेल्सियस या 1200 सेल्सियस है 2100 सेल्सियस। कितना होता है? तो ये जो होता है 2800 सेल्सियस, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। बढ़ता ही जाता है, प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, या फिर प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, या पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। क्या होता है, तो ये पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको भी चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है जो 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, शून्य होता है। क्या परिवर्तन होता है इसमें, तो ये बढ़ता है, यानी ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर 28 नंबर प्रश्न है किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वे संरक्षण है ऊर्जा संरक्षण पर, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर जो 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। यानी यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से अगर बढ़ाई जा रही है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति कितनी गुनी से बढ़ेगी, यानी 6% होगी, या 10%, 3% या 12%। अगर 3% से अगर बढ़ा रहे हैं तो इसकी शक्ति होती है वह दुगनी हो जाती है, यानी वह 6% हो जाएगी। यानी आपका ए वाला आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए ये 12 नंबर प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है, प्रतिरोधों का, धाराओं का, सभी का, या नॉन, यानी बता दीजिए हीट स्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज से हम प्रतिरोधों का तुलना कर सकते हैं, प्रतिरोधों का, यानी ये वाला आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न में कह रहा है एक 13 नंबर प्रश्न है कि एक kWh किसके बराबर होता है। एक kWh 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के, या फिर 10⁻5 जूल के, या 3.6 गुना 10⁻4 जूल के, या फिर नॉन। बता दीजिए क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, अब अगला प्रश्न है 14 नंबर की 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। 4 गुना 10⁻3 जूल के, 6 गुना 10⁻3 जूल के, 10 गुना 10⁻3 जूल के, या फिर 12 गुना 10⁻3 जूल के, किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है वो 12 गुना 10⁻3 जूल के बराबर होता है, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो 15 नंबर प्रश्न में है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का हम व्यवहार करते हैं, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, ये आपका 16 नंबर प्रश्न है कि हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट का है, और दूसरा 60 वाट का है, तीसरा 100 वाट का है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, या फिर नॉन। बता दीजिए कि हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट का, 60 वाट का और 100 वाट के, तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तो वह 100 वाट का सबसे कम प्रतिरोध होता है, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी वेबर को हम WB से भी सूचित करते हैं, हेनरी होता है, एम्पियर होता है, या ओम होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम, यानी डी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न जो 18 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है धारा की, आवेश की, विभवांतर की, ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, एक बार कमेंट में बताएंगे। तो ये इकाई की बात करें तो ये ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में है 19 नंबर प्रश्न है कि, और 19 नंबर प्रश्न में है कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर ऋणात्मक होता है। तो क्या होता है, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, यानी सी वाला आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है।
बताइए क्या करेगा। किसी धातु का ताप अगर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़े तो बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, कोई नहीं। बता दीजिए इसका 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर वो हमेशा बढ़ता है, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत या फिर 50,000 ओम या फिर शून्य या कोई नहीं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। और आदर्श क्या कह रहा है, आदर्श कह रहा है या फिर वोल्ट मीटर का। अगर ओम मीटर का पूछे तो ये शून्य होता है और इसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। 4 गुने 10⁻³ जूल के, 6 गुने 10⁻³ जूल के, या फिर 10 गुने 10⁻³ जूल के, या 12 गुने 10⁻³ जूल के, किसके बराबर होता है। तो ये अगर बराबर की बात करें तो ये 12 गुने 10⁻³ जूल के बात है, यानी डी वाला आंसर इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। हीट स्टोन का ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध, आवेश, क्या मापने में किया जाता है। तो ये प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है 25 नंबर का है प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से या कोणीय संवेग संरक्षण नियम से। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, ये देखिए कि 50,000 ओम, 10,000 ओम या फिर 1,00,000 ओम या फिर 9। बता दीजिए 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10,000 ओम, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न में है कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 1 ओम या फिर आधा ओम या फिर 2 ओम या 1/3 ओम। कितना ओम, तो ये आपका 1/3 ओम प्राप्त किया जा सकता है, यानी आपका कितना नंबर आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अब देखिए आपका ये 27 ही प्रश्न था, ये आपका फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 हो चुका है। अब चलिए फिजिक्स के चैप्टर नंबर अब 4 को देखना स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं, ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि अपचाय ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि है जो घटती है, जो 2020 में देख सकते हैं पूछा गया है कि अपचाय ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है। ए में है धारा, बी में वोल्टेज, सी में शक्ति और डी में की आवृत्ति। अपचाय ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वे घटती है वोल्टेज। अपचाय ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज होगा वो हमेशा घटती है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, जो 2020 में ये पूछा गया है। 0 होता है कि आपका 1 यूसी होता है या फिर 1 कूलम होता है कि 1 डी में दिया हुआ है कि अनंत होता है। कितना होता है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वह होता है कितना, वो हमेशा 0 होता है, यानी 0 होता है। ये आपका ए नंबर जो आपका ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में है कि लोहा होता है, लोहा क्या होता है। चलिए इसको जल्दी इसको पहले बताइए कि लोहा होता है, लोहा क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय। बता दीजिए कि लोहा होता है, जो 2020 में भी पूछा गया है कि लोहा क्या होता है, तो लोहा लौह चुंबकीय होता है। बहुत सारे आसान प्रश्न याद सकते हैं, लोहा से लौह से याद रख सकते हैं, लोहा लौह चुंबकीय ही होगा, याद रख सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक होता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक होता है। 2020 में पूछा गया है विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता या फिर विद्युतीय
क्षेत्र, तो ये मात्रक होता है किसका, ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर आप चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या करता है। जो 2020 में पूछा गया है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या करता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है, क्या करता है, तो वह क्या करता है, चलिए बताते हैं इसको कि वह घट जाता है। क्या करता है, घट जाता है, यानी विषुवत रेखा से नमन कोण का मान घट जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। जो 2019 में पूछा गया है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, कम होता है, अधिक होता है, अनंत होता है, या शून्य होता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह हमेशा शून्य होता है। अगर वोल्ट मीटर पूछे तो ये अनंत होता है और अमीटर हमेशा शून्य होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न में है कि 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा। 2019 में पूछा गया है। ये n BH होगा कि n² BH या फिर n² BH² होगा कि डी में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी n और BH होता है। ये वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। ये अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ, चलिए उसको देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उद्ग्रत नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा कितना। जो 2018 में पूछा गया है। दक्षिण दिशा में बल लगाया जाएगा, ये पूरब दिशा में, ये पश्चिम दिशा में, कि उत्तर दिशा में, किस दिशा में बल लगाया जाएगा, तो ये दक्षिण की दिशा में बल लगाया जाएगा, यानी ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न में क्या आ रहा है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न कि जब क्या प्रश्न है, ध्यान से पहले इसको प्रश्न को पढ़िए कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो। जब भी कोई आवेशित जो होगा वह क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में गति करेगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तो क्या होगा। जो 2018 में पूछा गया है, कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, या वेग अचर रहता है, या समय की दिशा बदलती रहती है, या कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है, क्या होती है, तो वेग अचर रहता है, यानी बी वाला आंसर जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेग जो होता है वह अचर रहता है। और चलिए 10 नंबर प्रश्न में है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान होने पर लगने वाला बल होगा, क्या होगा। जो 2018 में पूछा गया है में Q Vx/B और B में है कि QE प्लस VxB या QB प्लस VxE, क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी QE और प्लस VxB। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, कितना नंबर प्रश्न है, ये आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है यही बताना है। ये भी आपका 2017 में पूछा गया है। इस यह प्रश्न ही लाए हुए है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर, या समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर, या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, या समांतर में उच्च प्रतिरोध। कैसे किया जा सकता है, तो ये श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगाकर किया जा सकता है, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, जो 2016 में पूछा गया है। केवल विद्युत क्षेत्र या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या उत्पन्न करता है, तो ये हमेशा ए और बी दोनों, केवल विद्युतीय क्षेत्र और केवल विद्युतीय क्षेत्र दोनों एक ही में दिया हुआ है, इसीलिए आपका सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। जो 2016 में यह पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर फैराडे, क्या होता है इसका मात्रक। आपको यही बतानी है कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है ए वाला आंसर, यानी टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होती है। जो 2016 में पूछा गया है, आपका A इनवर्स ml0 और T इनवर्स स्क्वायर होता है, या फिर A0 ml T इनवर्स स्क्वायर होता है, या फिर AML
और टी इनवर्स स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है, ये वाला आंसर होता है इसका करेक्ट आंसर, यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की जो और ऐसे मात्रक पूछ जाए तो वह होता है टेस्ला। और आपका 15 नंबर प्रश्न है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या करती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाएगा तो इसकी माप सीमा क्या करती है, जो 2016 में पूछा गया है। इसकी माप सीमा क्या करेगी, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। वह क्या करती है इसकी माप सीमा, तो इसकी माप सीमा हमेशा बढ़ती है, यानी ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि चुंबकशीलता की विमा है, चुंबकशीलता की विमा है एम.एल. इनवर्स स्क्वायर और आई इनवर्स एम.एल. टी इनवर्स स्क्वायर या फिर एम.एल. टी इनवर्स स्क्वायर या एम.एल. टी इनवर्स स्क्वायर। तो क्या होगा 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एम.एल. टी इनवर्स स्क्वायर और आई इनवर्स। और चलिए अगले प्रश्न पर देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समरूप वेग से चल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चल्यमान आवेश उत्पन्न करता है, जो 2010 में पूछा गया है। केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। समरूप वेग से चल्यमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, समरूप वेग से अगर चल्यमान आवेश चल रहा है तो यह सिर्फ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करेगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए 18वां प्रश्न है कि दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, दो गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है, केवल कूलम्ब बल, चुंबकीय बल भी, नाभिकीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो दो गतिशील आवेशों के बीच हमेशा से ये चुंबकीय बल भी लगता है। यहाँ पर हम आपको टिक लगा दिए ताकि आप गलत ऐसा लगाए, केवल कूलम्ब बल नहीं होगा, चुंबकीय बल होगा, इसीलिए बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, एम्पियर ने, ओस्टेड ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले थे, उनका नाम था ओस्टेड, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं। आगे है 21 नंबर प्रश्न में कि शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता क्या करती है। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता क्या करती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता जो होती है वह क्या करती है, तो इसकी सुग्राहिता हमेशा घट जाती है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि हमेशा ये घट जाती है। और चलिए अगला प्रश्न पर, जो कितना नंबर प्रश्न है, ये आपका 22 नंबर प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर हो जिसको हमको अमीटर में बदलना है तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध या फिर समांतर में निम्न प्रतिरोध या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध या समांतर में उच्च प्रतिरोध, कैसे इसको जोड़ा जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, समांतर में निम्न प्रतिरोध। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न कि चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होती है। चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होती है, तो इसकी विमा होती है ए वाला आंसर, यानी ml0 टी इनवर्स स्क्वायर और आई इनवर्स। ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आपका 24 नंबर प्रश्न पर है कि 24 नंबर प्रश्न कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत होती है क्या, किसकी, निम्न प्रतिरोध की, उच्च प्रतिरोध का, संधारित्र का या फिर प्रेरण कुंडल का। तो ये किसकी ज़रूरत होती है, तो ये हमेशा उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत होती है, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, यह देखिए जो प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर, तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा या इनमें से कोई नहीं। किसकी ओर ऊर्ध्वाधर होगा, तो ये जो होगा आपका ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 था ये भी समाप्त हो गया। और चलिए अब चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 पर आ गए और चलिए चैप्टर नंबर 5 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। और एक बार आपसे बोल रहे हैं एक बार शेयर भी कर दीजिए और लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से लाइक कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका पहला प्रश्न पढ़िए कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, पूर्वी से, पश्चिमी से, उत्तरी से या फिर दक्षिणी से। चुंबकीय बल जो रेखाएं होगी वो चुंबक के किस ध्रुव से निकलेगी, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेगी। किस ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदृष्ट होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदृष्ट होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसे को कहते हैं हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डी वाला ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। आइए कि अगला प्रश्न है, ये 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर बटा मीटर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी बी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति, यानी नति कहते हैं नमन कोण को, तो नमन कोण का मान कितना होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर? 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है या फिर 90 डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का इसका मान होता है, यानी डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय याम्योंतर तथा भौगोलिक याम्योंतर के बीच का कोण कहलाता है। यानी चुंबकीय याम्योंतर होगा और एक भौगोलिक याम्योंतर, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण की नति या नमन कोण, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकन तीव्रता। चुंबकीय याम्योंतर तथा भौगोलिक याम्योंतर के बीच का जो कोण होगा वह कहलाएगा दिक्पात कोण। क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका ये दिक्पात कोण, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अणुचुंबकीय का पदार्थ नहीं है? प्लेटिनम यानी Pt, कोबाल्ट यानी CO, एल्यूमिनियम यानी Al और कैल्शियम यानी Ca। इनमें से कौन सा है जो अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये बी वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न है कि कोबाल्ट का क्यूरी ताप है। कोबाल्ट का क्यूरी ताप क्या हो जाएगा? 1121 डिग्री सेल्सियस या फिर 770 डिग्री सेल्सियस या 358 डिग्री सेल्सियस या 235 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट का क्यूरी ताप जो होता है वह 358 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सी आपका सी वाला ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8 नंबर प्रश्न है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H = 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण 45 डिग्री है, तो ऊर्ध्वाधर घटक की गणना कीजिए। 0.5 × 10⁻⁶ टेस्ला होगा या फिर 5.0 × 10⁻⁵ टेस्ला या 5.0 × 10⁻⁶ टेस्ला या 0.5 × 10⁻⁵ टेस्ला होगा। तो क्या होगा? 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 5.0 × 10⁻⁵ टेस्ला होगा। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में है कि तांबा होता है। तांबा क्या होता है? एक बार बताएंगे कि तांबा क्या होता है। ए में है अणुचुंबकीय, बी में लौह चुंबकीय, सी में प्रतिचुंबकीय, डी में कि अर्धचालक। तांबा क्या होता है? तो तांबा आपका ये प्रतिचुंबकीय होता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थों क्या है? प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अर्धचालक या विद्युत रोधी। क्या हो जाते हैं क्यूरी तापक्रम के ऊपर? तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वह 11 नंबर प्रश्न है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही बता दीजिए। तो वायु की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। क्या होती है? शून्य यानी 0 होती है। किसी इसका अनंत होता है लेकिन इसकी सिर्फ शून्य ही होती है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? डायमैग्नेटिक कौन है?
Na यानी सोडियम, CO यानी कोबाल्ट और द्रव O2 या फिर He यानी हीलियम। निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? तो डायमैग्नेटिक होता है आपका He यानी हीलियम होता है डायमैग्नेटिक, जो डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होता है, या फिर कोई शून्य नहीं होता है। एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है? तो किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, जो आपका बी वाला ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए अगला प्रश्न पर। आपका ये 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तथा उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? 2 होगी, 4 होगी, 16 होगी, या फिर असंख्य यानी इसकी गिनती ही नहीं होगी। कितनी होगी? तो ये 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होगी, 2 होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय विभव यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है? जे और एम्पियर यानी जूल एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर, या फिर JA इन्वर्स और M इन्वर्स होता है, या JA इन्वर्स M इन्वर्स स्क्वायर, या JA इन्वर्स स्क्वायर और M इन्वर्स स्क्वायर होता है। तो 15 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर JA इन्वर्स और M इन्वर्स होता है, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निर्वात या हवा की चुंबकशीलता क्या होती है? म्यू नोट का मान होता है कितना? 4 पाई गुणित 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, या 4 पाई गुणित 10⁻⁹ हेनरी प्रति मीटर, या 4 पाई गुणित 10⁹ हेनरी प्रति मीटर, या फिर 4 पाई गुणित 10⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो ये होता है 4 पाई गुणित 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, या ए वाला आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 17 नंबर प्रश्न पृथ्वी की धुरी पर नमन का मान होता है। पृथ्वी की धुरी पर नमन का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। पृथ्वी की धुरी पर नमन का मान जो होता है, नमन कोण का मान वह होता है 90 डिग्री का। पृथ्वी की धुरी पर नमन कोण का मान 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, जो आपका बी वाला ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बोध लटकी चुंबकीय सुई क्या करती है? उदग्र रहती है, 45 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, क्षैतिज रहती है, या 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। 18 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर वह क्षैतिज रहती है। क्या रहती है? क्षैतिज रहती है, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न है कि आपका विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, उच्च चुंबकीय धारणशीलता, उच्च शैथिल्य, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या होनी चाहिए? तो उच्च चुंबक बनाना है तो पदार्थ में उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए, उच्च चुंबक प्रवृत्ति, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा m होगा, m/2 होगा, 2m होगा, या फिर 0 होगा। कितना होगा कमेंट में बताइए इसका आंसर। तो ये आपका होगा m/2 होगा, m/2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक सदिश राशि है, जो निर्दिष्ट कैसे होती है? दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, पूरब से पश्चिम दिशा में, या फिर पश्चिम से पूरब की दिशा में। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट कैसे होती है? तो निर्दिष्ट होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर, ये निर्दिष्ट होती है, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है तथा लंबाई l को त्रिज्या r के और अर्धवृत्त में आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? m होगा, m/2 पाई होगा, m/पाई होगा, या 2m/पाई होगा। क्या होगा? तो 2m/पाई होता है, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में ये दे रखा है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? प्रतिचुंबकीय की, अनुचुंबकीय की, लौ चुंबकीय की या अर्धचालक की? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता जो होगी वह अधिक होती है? तो प्रतिचुंबकीय जो होगी इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, सबसे ज़्यादा इसकी अधिक होती है, इसीलिए ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 24 नंबर प्रश्न है कि दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक की चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 2m होता है, 0 होता है, √2m होता है या फिर m होता है? कितना होता है? तो वे देखिए आपका ये होता है 2m होता है। ये सी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है 25 नंबर, और 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अधिक उपयुक्त होगी? एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है? वायु होती है, तांबे और निकल की मिश्र धातु होती है, इस्पात होती है या फिर नरम लोहा होती है? वह क्या होती है? तो वह नरम लोहा होती है, जो आपका डी वाला ऑप्शन में दे रखा है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि द्रव्य और गैस क्या करते हैं? लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं या निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं? तो क्या करते हैं? वह लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आइए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 27 नंबर में है। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम या ऋणात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? फेरोमैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या इनमें से कोई नहीं? किसकी होती है? ये होती है डायमैग्नेटिक। सी वाला आंसर करेक्ट आंसर, वो डायमैग्नेटिक होती है। और आए अगला प्रश्न पर, तो आइए 28 नंबर प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, स्थिर, यानी ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला चलते हैं, आगे आइए अगला प्रश्न पर। अब देखिए कि अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय आघूर्ण? चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को हम कहते हैं चुंबकीय लंबाई। ये आपका ए वाला आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की, लोहा लौ चुंबकीय है सभी तापक्रमों पर NTP पर केवल या 770 डिग्री के ऊपर और या 770 डिग्री के नीचे तापक्रमों पर? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 770 डिग्री के वे नीचे तापक्रमों पर होता है, यानी डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था आपका जो चैप्टर नंबर 5 था फिजिक्स का, यह भी समाप्त हो गया। और चलिए चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 को। अब हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 पर आ चुके हैं। चलिए 6 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। इसे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा सभी क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा होती है, कैसी होती है? वामावर्त, दक्षिणावर्त, कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? तो वह होती है हमेशा वह वामावर्त ही होती है, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया रखा है, ए वाला ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो 2 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। एक चुंबक है जो एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, केवल चालक और दोनों चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, या चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। एक चुंबक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि क्या हो? तो यदि उसमें चालक और चुंबक दोनों के बीच आपेक्षिक गति हो तब उसमें उत्पन्न की जा सकती है। और आइए अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न में है कि यह अगला प्रश्न कहा जाएगा प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल या निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा या निम्न विद्युत वाहक बल या निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। तो प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? प्रेरण कुंडली से निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न जो 4 नंबर है, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा।
छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा BLV, B2, L2 भी 0 और इनमें से कोई नहीं। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है कितना, BLV इसका मान होता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न है ये 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न के अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक कितना होता है। अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक होता है हेनरी होता है कि ओम होता है कि टेस्ला होता है कि इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक होता है ये आपका हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण का SI मात्रक हेनरी होता है और ये हमेशा पूछा जाता है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स तो आपका क्लियर ही समझिए। और चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न 6 नंबर की, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, एम्पियर का नियम या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये आपका हो जाएगा लेंज नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये आधारित है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न में देखिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर और 7 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है, कौन है। Tm², WB, वोल्ट्स या फिर H। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक कौन है जो इसमें से नहीं है। और एक राशि का बहुत सारे मात्रक हो सकता है तो आपका D वाला हो जाएगा, ये पर नहीं होगा। D वाला आंसर नहीं होगा। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है। तो किसी भी बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो 9 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल DC, केवल AC पर, AC और DC दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर किस चीज़ पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वह केवल DC पर कार्य करता है। केवल और केवल DC पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाना है तो सबसे उपयुक्त पदार्थ इनमें से कौन है। मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील और अल्निको। इनमें से बताइए कि सबसे अच्छा कौन है। तो ये आपका हो जाएगा मुलायम इस्पात है सबसे अच्छा। और चलिए अगला प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 11 नंबर प्रश्न है। और 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इसमें एक तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है। तप्त तार एमीटर उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का ये औसत मान मापता है। क्या मापता है, औसत मान, जो बी वाला ऑप्शन में दिया रखा है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी, किसी ऊंचाई यानी स्टेप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा। N1 बड़ा होगा N2 से, N2 बड़ा होगा N1 से या फिर N2 इक्वल टू N1 या फिर N1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी N2 बड़ा होगा N1 से, N2 बड़ा होगा N1 से। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या ये अगला प्रश्न में कह रहा है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि उदग्र तल में तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। एक उदग्र तार है जिसमें तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। वामावर्त, दक्षिणावर्त, पहले वामावर्त पुनः दक्षिणावर्त, पहले दक्षिणावर्त पुनः वामावर्त। तो ये आपका होगा वामावर्त, हमेशा से ये वामावर्त ही होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसे गिराने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, की दिशा की बदलती रहेगी। क्या करेगी। एक सीधा चालक छड़ चुंबक से रखा हुआ है तो ये आपका बढ़ता जाएगा। क्या करेगा, ये हमेशा की तरफ ये बढ़ता जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर
ये देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है टेस्ला, हेनरी, वेबर या जूल सेकेंड। क्या होती है? तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के SI इकाई होती है ये वेबर। क्या होती है? ये वेबर होती है। और आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो वह आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर वह आधारित है। और चलिए अगला प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न में दिया गया है, देखिए 17वां प्रश्न है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/B होगा? √2R, 2R, √3R या फिर 3R। क्या होगा? ये 17वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कि आपका √3R हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 18वां प्रश्न कह रहा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय यानी सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इतना दिया हुआ है, तो परिवर्तित होता है 0.25 सेकेंड पर। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? 0.4, 0.2, 2.0 या फिर 4.0। कितना होगा? तो ये होगा आपका 0.4, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये सब चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार रखिएगा तो नहीं होगा, इससे अच्छा है कि आपको इसको बना लीजिएगा। और चलिए यह प्रश्न है 19 नंबर की। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र ml² T−1² और A−1², या फिर बी में दिया हुआ है इस प्रकार, सी में इस प्रकार दिया हुआ है, डी में इस प्रकार दिया हुआ है। तो 19 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ml² T−1² और A−1, बी वाला आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम है वह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के कि द्रव्यमान के? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर, ये आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न पर, देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से या एम्पियर के परिपथीय नियम से। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है? तो इसका ज्ञान होता है लेंज के नियम से। लेंज के नियम से इसका ज्ञान होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर, देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि एक कुंडली के अंदर लोहे की क्रोड रख देने पर कुंडली के स्वप्रेरकत्व में परिवर्तन होगा। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रख देने से कुंडली का स्वप्रेरकत्व में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या कह नहीं सकते? क्या होता है? तो यह होता है बढ़ता है। क्या होता है? यह बढ़ता है, यानी ए वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। और आइए अगला प्रश्न पर, देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है टेस्ला, वेबर, हेनरी या वेबर प्रति मीटर। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का क्या मात्रक होता है? तो इसका मात्रक होता है, ये देखिए हेनरी इसका होता है मात्रक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आइए 24 नंबर प्रश्न है कि स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण बता दीजिए। एक स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण, ट्रांसफॉर्मर, चौक कुंडली, विद्युत मोटर या फिर जनित्र। स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण क्या होता है? तो इसका उदाहरण होता है चौक कुंडली। चौक कुंडली इसका उदाहरण हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए कि अगला प्रश्न है 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न है कि यदि एल प्रेरकत्व को तथा आर प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L/R की विमा होगी। कितना विमा होगा बता दीजिए? तो इसका विमा होती है आपका M0 L0 आपका T होगा, यानी आपका ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की। ट्रांसफॉर्मर उदाहरण है। ट्रांसफॉर्मर किसका उदाहरण है? स्वप्रेरण गुणांक का, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, लेंज के नियम का या न्यूटन के नियम का? किसका गुणांक है? तो ये हमेशा स्वप्रेरण गुणांक का यह उदाहरण है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और चलिए अगला प्रश्न पर
चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर, और 27 नंबर प्रश्न है कि 27 नंबर प्रश्न में देखिए, एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह की दिशा 103 एम्पीयर सेकेंड है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। कितना वोल्ट होगा? तो ये आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए ये आपका देखिए, ये आपका अंतिम प्रश्न है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 1 वेबर से हटकर 1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है 9 वोल्ट, 0.09 वोल्ट, 0.9 वोल्ट या फिर 90 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सीधे 0.09 वोल्ट। सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और आपका वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो एक बार लाइक कर लीजिएगा। कैसा लगा आपका ये महा मैराथन क्लास करके, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। और आपको न्यू वेरिएशन होगा तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।